अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाक फौज के तर्जुमान ने एक बार फिर कहा है कि फौज को सियासत में ना घसीटें। हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे और किसी किस्म की सियासत के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। डीजी ISPR ने यह बात ऐसे वक्त में कही है जब PDM रहनुमा एक से जायद बार ये इशारे दे चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनसे राब्ते कर रही है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरव्यूज और तकारीर में ये बात कर चुके हैं। मेरे जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इस बारे में कमेंट्स करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने ले आएं, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। दिनों से इस चीज के बारे में काफी चेमगोइयां की जा रही हैं। मैं एक मरतबा फिर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। फौज को सियासत में मत घसीटें। बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के कमेंट करना, इस बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। दूसरी जानिब सियासी और कानूनी मुहाज भी गर्म है और हुकूमत सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई, फिर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई और अब एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई और समाअत के दौरान सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस भी जेर बहस आया और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि लगता है ऑर्डिनेंस मफरूजाती उसूल पर मबनी है। ये रेफरेंस अदालती राय से मशरूत है। सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालत रेफरेंस का जवाब नफी में देती है तो यह खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने आज़ादाना हैसियत से अदालत में मौक़िफ़ पेश किया और ऑर्डिनेंस के इजरा पर एतराज़ किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अदालत की राय हुकूमत से मुख्तलिफ होती है तो ऑर्डिनेंस का क्या होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी होने से मसाइल हो सकते थे। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में मौसर होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट राय नहीं देती तो 11 मार्च को सेनेट इलेक्शन सीक्रेट वोटिंग से होगा। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि दो बड़ी सियासी जमातें सदारती रेफरेंस की समाअत में फरीक नहीं है। उस पर रजा रब्बानी बोले, मैं यहाँ तस्दीक कराना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत के जरिए पीपल्स पार्टी यहाँ फरीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ना हुकूमत सियासी जमात की तरफ से बात कर सकती है, ना सियासी जमात हुकूमत की तरफ से बात कर सकती है। रजा रब्बानी बोले, हुकूमत जमात से अलग नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, एडवोकेट जनरल सिंध पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जबकि मैं यहाँ PTI की तरफ से नहीं वफाक की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जुमेरात को आखिरी समाअत हुई, उसी रोज तरमीम कौमी असम्बली से वापस ले ली गई थी। कौमी असम्बली में उस रोज काफ़ी कुछ हुआ था। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दूसरे मुल्कों की पार्लियामेंट में तो कुर्सियां भी चल जाती हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शायद इसीलिए हमारी पार्लियामेंट में कुर्सियां फिक्स की गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस के हवाले से दी गई दरख्वास्त को भी केस के साथ सुनेंगे। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया और समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। JUI के अलावा आज पीपल्स पार्टी ने भी सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन के मुतालिक हुकूमत की ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ की यह साजिश कामयाब हुई तो यह जमहूरियत पर बहुत बड़ा हमला होगा। यानी सेनेट इंतखाबात से मुतालिक अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। परसों यानी 10 फरवरी को इस हवाले से अहम दिन होगा। इस बारे में बात करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और माहिर आइन और कानून सलमान अकबर राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस हवाले से। फवाद चौधरी साहब, जाहिर है आप खुद भी वकील हैं, कानून को समझते हैं। तहरीक इंसाफ का अपना एक एक्सपीरियंस था जिसमें MPS बिके और इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी से निकाला। अगर आप ये काम करना ही चाहते थे तो इसमें आपने लेट नहीं किया, जिसकी वजह से पहले सुप्रीम कोर्ट में चले गए सदारती ऑर्डिनेंस लेके, फिर पार्लियामेंट में आ गए कि नहीं जी हम आईनी तरमीम करेंगे और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लेकर आए जो कि कंडीशनल है, कंटिजेंट है। तो ये सारा का सारा मामला आप लोगों ने बिल्कुल आखिर में कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर दिया, पेचीदा नहीं बना दिया खुद हुकूमत ने? अच्छा, पहले तो शाहजेब साहब ये जो मामला है ये शुरू हुआ है तकरीबन उसी वक्त से जिसकी तरफ आप
आपने अभी इशारा किया है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लोग निकाले, उसके बाद आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जिसमें पूरी जो सेनेट थी उसको एक कमेटी डिक्लेयर किया गया। उसमें पीटीआई ने जो सजेशंस दी उनमें भी 3 सजेशंस थी। एक तो ये थी कि सेनेट के इलेक्शन हम बराह रास्त कराएं, एक सजेशन थी कि ओपन बैलेट से जो है वो उसका वोट जो है वो आना चाहिए, और तीसरा ये था कि जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के ऊपर पार्टीज को अलॉटमेंट कर दी जाए। उसके बाद ये कुछ 3 महीने पहले जब लॉ रिफॉर्म्स जब हमारी ये बनी, पहले ख्याल ये था कि जो ये कमेटी बनी है हाउस में उसमें ये जाएगा, उस कमेटी में ये नहीं गया। उसके बाद पीएम साहब ने ये कहा, कैबिनेट में बड़ी सख्ती से उन्होंने ये कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो लेजिस्लेशन है वो फौरन आप असेंबलियों में दें। लिहाजा आज से तकरीबन कोई 4 महीने पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हाउस में आई और हाउस के बाद कमेटी में गई। अब जब सेनेट के इलेक्शन करीब आए तो फिर पीएम साहब ने ये पूछा कि वो लेजिस्लेशन उधर गई है, उसका क्या बना है? वो पता चला जी कि वो तो अभी तक कमेटी में पड़ी हुई है। तो इतना ये नजदीक नहीं था जितना लग रहा है। ऑपोजिशन तो कहती है 20-25 मिनट की डिबेट हुई है कमेटी में, महज 20-25 मिनट की डिबेट हुई है, उसके बाद आप असेंबली में ले आए इसको लेजिस्लेशन के लिए। उससे पहले जाहिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए हो सकता है। अच्छा देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं और मुझे नहीं पता कितनी इसके ऊपर बहस हुई है, लेकिन इसके ऊपर बहस तो 2006 से हो रही है और एग्जैक्टली ये जो ड्राफ्ट है ये तकरीबन वही है जो कि सीओडी में क्लॉज 24 में 2006 में साइन हुआ था। सो अगर 10-12 साल इस पे बहस कम है तो फिर तो समझिए, लेकिन इस पे बहस तो तकरीबन 16 साल से हो रही है। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाली बात, ये ज़ाहिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाली बात आपकी दुरुस्त है, मगर उसमें तमाम सेनेट इलेक्शंस के लिए लिखा हुआ है। तो ऑपोजिशन का ये एतराज़ है कि क्योंकि आपसे चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना नहीं है और आप चाहते हैं वो सीक्रेट तरीके से ही हो और वहाँ पर जो है वो वोट खरीदने का अमल हो, इसलिए आपने उसको इसमें नहीं रखा। अगर सीओडी पर अमल करना है तो वो भी रख दें कि जी चेयरमैन सेनेट भी ऐसे ही मुंतखब होगा और ओपन बैलेट के जरिए होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और यही चीज हमने अपोजिशन को कही थी। मैंने अपनी स्पीच में भी कही थी कि आप ये कर लें कि आप ये कह दें कि सेनेट और स्पीकर के इलेक्शन भी जो है वो ओपन बैलेट से होने चाहिए और वो तजवीज़ भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और ये तजवीज़ बिल्कुल सही है। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन ओपन होना चाहिए, स्पीकर का इलेक्शन ओपन होना चाहिए और हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, ये डेफिनेटली किया जा सकता है। अपोजिशन कहती है कि इसमें सेनेट और स्पीकर के इलेक्शन को भी शामिल कर लिया जाए तो वो हम 100% कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है कि ओपन और आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए होगा। ज़ाहिर भारत की मिसाल दी जाती है तो भारत में जो पार्टी है सिर्फ पार्टी का जो एजेंट है उसको दिखाया जा सकता है ताकि वोट बिके ना पार्टी का। ये आप अगर बिल्कुल ओपन रख रहे हैं तो इसका मतलब है हर कोई देख सकता है। क्या इसका ये मतलब है कि आपको अपने इत्तेहादियों पे भी भरोसा नहीं है, आप उनका भी वोट देखना चाहते हैं कि वो कहीं किसी और को ना दे दें? देखिए, भरोसे की बात नहीं है, ये जो एक गलतफहमी है ना कि हुकूमत के खिलाफ लोग चले जाएंगे या ये होगा कि किसी और उसमें, देखिए कोई इस वक्त हुकूमत के खिलाफ नहीं जाते लोग। जो सच्ची बात यह है कि हुकूमत के पास जो मैनूवर करने की ताकत होती है वो पोजीशन या किसी इंडिविजुअल के पास तो नहीं है। एक्चुअली जो इमरान खान की नेक नियति है, अगर हम उसको भी ऐसे ही एक ब्लर कर दें ये बातें करके उसका, तो फिर वो ज़ाहिर पोजीशन उसको बेतुकी बात करती है। अदरवाइज देखिए हुकूमत के लिए क्या प्रॉब्लम है मैनूवर करना। फौजी साहब, माजी की हुकूमतों को तो ये शिकायत रही कि अदालत एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत कर रही है, हुकूमत को काम नहीं करने दे रही है। हमें नज़र भी आया कि किस किस्म के मामलात थे। आपकी हुकूमत में तो मामला बिल्कुल बरक्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जीक्यूटिव और अदालत के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हों, अदालत आपका काम रोकती हो, बल्कि अदालत के सामने तो हुकूमत जो प्ली भी लेके गई है उसका एक फेवरेबल डिसीजन ही आया है। GIDC हम देखें, दूसरे मामलात देखें, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि आपने इसमें सारी जिम्मेदारी अदालतों की तरफ ऊपर डाल दी है। एक तो इतना देर से लेके गए, देर से ले जाने के बाद अब आप एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसको आपने अदालती फैसले से नत्थी कर दिया है। ये सारे के सारे मामलात अदालत के ऊपर उल्टा दबाव जो ऑपोजिशन कह रही है वो वाली बात नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, चले पहले ये थे केस का फैसला भी हो जाना था। वो हुआ ये है कि चीफ जस्टिस साहब को कोरोना हो गया अनफॉर्चुनेटली, और अल्लाह ताला का शुक्र है वो सेहतमंद हुए हैं तो वापस आए। दरमियान में तकरीबन 2 हफ्ते कोर्ट नहीं हो सकी, अदरवाइज तो फैसला पहले हो जाना था। सो एक सर्कमस्टांसेस इस तरह के बन गए कि आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अदरवाइज अमूमी हालात में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसका इंतजार हो सकता था
और अदालत फैसला करती तो उसके बाद जो है वो ले आते। लेकिन ये कोरोना की वजह से और चीफ जस्टिस साहब की अदालत की वजह से ये डिले हुआ, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाना हुआ। अच्छा, अब मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, सिर्फ धरना होगा, और धरना तवील भी हो सकता है, और ज़ाहिर है आपसे जो बात होती है जिससे आप मुत्तफिक भी हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रूर फैलती है, हुकूमत गिरे ना गिरे। अब इस्लामाबाद में धरना हो रहा होगा, बेशक पुरअमन हो जैसा कि अपोजिशन कह रही है, हुकूमत उससे पहले इंगेज करेगी अपोजिशन को कि जी मामला उससे पहले निमट जाएं, आप धरना होने देंगे लॉन्ग मार्च के बाद? लेकिन ये 100% करना चाहिए, कोई शुबा ही नहीं। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि ना हुकूमत को अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहिए और ना ही अपोजिशन को हुकूमत को दीवार से लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो जमहूरियत है ये एक दूसरे को मान के चलने का नाम है। हमें अपोजिशन के रोल की कदर करनी चाहिए, अपोजिशन को हुकूमत के रोल की कदर करनी चाहिए। और जो सिचुएशन है इस वक्त जिसमें तलखियां हैं बहुत, उसको नीचे लाने की 100% जरूरत है। लेकिन मामला सिर्फ आके वहां रुक जाता है जहां पे अपोजिशन के लोग ये बात समझते हैं कि जो उनके मुकदमात हैं उनमें ऊपर जो है कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए या उनको देना चाहिए। वो देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं देंगे, वो आप अदालतों में डील करें। बाकी मुज़ाकरात तो 100% हुकूमत और अपोजिशन में होने चाहिए, इसमें कुछ तो कोई कमेटी बनाएंगे वजीर आजम या ऐसे लोगों की जो दोनों तरफ एक मुज़ाकरात कर सके, जाके बात कर सके, ऐसा कुछ करेंगे? या फिर आते हैं तो आए, धरना देते हैं तो दें, हुकूमत कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, कोई बात नहीं करेगी? नहीं, देखिए इस वक्त माहौल में ना तलखी है बहुत। आप देखिए कि अपोजिशन से जब असेंबली का इजलास हो रहा था तो उससे पहले जब परवेज खट्टक साहब ने, आमिर डोगर ने, इन्होंने सिर्फ असेंबली के पार्लियामान के अंदर एक ज़ाब्ता कार तय करने के लिए बात की तो मरियम बीबी ने कहा कि हुकूमत हमारी बिनतें कर रही है। सो जब इस तरह का ट्रस्ट लेवल हो और एक दूसरे के दरमियान इतनी तलखियां हो तो उसमें एक बराह रास्त मुज़ाकरात जो हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। और हो सकता है कि बैकडोर से पहले शुरू करें और 26 तक जो है वो कुछ बातचीत हो जाए। बट मुझे उम्मीद है कि शायद धरने की नौबत नहीं आएगी और ये शायद लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, मामला बेहतर हो जाएंगे, अब भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद कर रहे हैं कि धरने की नौबत नहीं आएगी। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। जो सेनेट का मामला है इसमें क्या वाकई हुकूमत की कोई गलती नहीं है या फिर गलतियां हैं? सलमान अकरम राजा साहब से बात करते हैं। सलमान राजा साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब ये मामला सादा सा ही है कि सदारती रेफरेंस इस वक्त अदालत में है, उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आ गया है, क्योंकि इलेक्शन की अगर तारीख अनाउंस हो जाती तो फिर रूल्स नहीं तब्दील हो सकते थे। अगर हक में फैसला आ गया तो ओपन बैलेटिंग हो जाएगी, नहीं आया तो फिर खुफिया बैलेटिंग ही होगी। ये वाकई सादा सा है या वाकई हुकूमत इसको पेचीदा बना दिया सारे मामले को? ये देखिए, पेचीदगी तो यकीनन पैदा हो गई है। आपके सामने मैं एक मुकदमा रखता हूं। देखिए, ऑर्डिनेंस जो है ये एक आर्जी कानून होता है। 120 दिन के बाद ये अपने आप खत्म हो जाता है, और जब ऑर्डिनेंस 120 दिन के बाद खत्म होता है तो ऐसे ही है जैसे उसका कभी वजूद ही नहीं था। वो जिस कानून में तरमीम करता है वो तरमीम खत्म हो जाती है और उसका कोई वजूद नहीं रहता। 120 दिन से पहले ये मुमकिन है कि नेशनल असेंबली या सेनेट में सादा अक्सरियत से ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो जाए, उस सूरत में भी ऑर्डिनेंस जो है वो खत्म हो जाता है। अब एक आर्जी कानून है और फर्ज कर लीजिए कि रेजोल्यूशन किसी वजह से पास नहीं होती इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ और ये ऑर्डिनेंस कायम रहता है। इलेक्शन का दिन आ जाता है, सेनेट के इलेक्शन का, और उस दिन इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाता है ओपन बैलेट के जरिए। अब उस इलेक्शन के नतीजे में जो सेनेटर साहिबान इलेक्ट होंगे वो 6 साल के लिए इलेक्ट होंगे, जबकि इस ऑर्डिनेंस की अपनी जो मुद्दत है वो 120 दिन है। ये बात भी वाज़ेह है कि आज अगर हुकूमत मुस्तकिल कानून साजी इस नौयत की करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। हुकूमत के पास वो आदात नहीं है नेशनल असेंबली में या सेनेट। इसलिए एक ऐसा कानून जो हुकूमत वक्त पास नहीं करा सकती, उसकी जगह एक आर्जी ऑर्डिनेंस के जरिए एक मुस्तकिल नतीजा हासिल करने की कोशिश की जा रही। मेरी नजर में ये कानूनी आईनी तौर पे बिल्कुल मशकूक बात है, लेकिन वाज़े तौर पे जो एक आइन की रूह है, जो आइन के अखलाकियात हैं, उसके मुनाफी है जो कुछ भी हो रहा है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय दे देती है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए हो सकता है, उस सूरत में भी कानून साजी करना हो। मार्च से पहले ये बिल्कुल वाज़े है कि हुकूमत के पास नंबर नहीं है कानून साजी करने के, इसीलिए वो एक ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर
एक ऐसा काम करने जा रही है जो शायद आईनी तौर पे गलत हो, लेकिन अगर आईनी तौर पे गलत नहीं भी है तो इस काम के लिए हुकूमत के पास इस वक्त नंबर नहीं है। तो ये मेरी नजर में बहुत मशकूक राय है अहमद। वैसे यानी कि अगर अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के हक में बिलफर्ज फैसला दे भी दे और ऑर्डिनेंस लागू भी हो जाए, आप कह रहे हैं उसके बाद भी खतरा मौजूद है कि पार्लियामेंट के जरिए भी और अदालत में चैलेंज ऑर्डिनेंस होने की सूरत में भी? बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो यही कहेगी ज्यादा से ज्यादा कि ये आइन से मुतसालिम नहीं है, या आइन का आर्टिकल 226 जो है वो सेनेट के इंतखाबात पर हावी नहीं होता, उसका इतलाक नहीं होता। लेकिन ये कह देने से बजाते खुद कानून साजी तो नहीं हो जाती, उसके बाद भी कानून साजी की जरूरत रहती है। और सवाल फिर यही होगा कि क्या ऑर्डिनेंस वो कानून साजी है जिसने अपने आप खत्म हो जाना था? इसके नतीजे में आप एक सेनेट इलेक्ट कराते हैं और उसके बाद मुस्तकिल कानून साजी के लिए आप उसी सेनेट के पास जाते हैं जो इस मशकूक तरीके से इलेक्ट शुदा है। तो ये बहुत, मैं समझता हूं, आइन में एक पेचीदगी भी पैदा की जा रही है आईनी एतबार से, और एक अखलाकी एक गलती भी है आइन की रूह से। देखिए, आइन की एक रूह होती है, एक आइन का लफ्ज है और एक आइन की रूह भी है। आप एक ऐसा हदफ हासिल करना चाह रहे हैं जो आप इस वक्त हासिल नहीं कर सकते, और आप ये चाह रहे हैं कि सेनेट की तश्कील न हो और उस नई तश्कील शुदा सेनेट से फिर इसको दवाम दिलाया जाए इस कानून को। तो ये मैं तो इससे बहुत मुतरज़ इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सलमान अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अब लॉन्ग मार्च के साथ धरना भी होगा, उस पर भी उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट में ये मामला आ गया तो उसके बाद ये कहा गया तकारीर में भी कि जी मगर के दूसरी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि ओपन हो उस पर बात कर लेते हैं, मगर अपोजिशन की तरफ से मामला ही नहीं आगे बढ़ने दिया गया। मरीम नवाज साहब अभी कह रही है ये होगा ओपन, मगर जब ये हुकूमत चली जाएगी। और सब इस तरीके से तो जब नैब ऑर्डिनेंस को की तरमीम की आप बात करते हैं तो हुकूमत कहती है आपको फ़ायदा है, इसकी तरमीम की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं हुकूमत को फ़ायदा है। मेरिट्स पर भी तो देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फ़ायदा होगा, मगर लेजिस्लेशन कैसे होगी? नहीं, फ़ायदे की बात नहीं है, नुकसान की बात नहीं है। अगर आपने आइन में तरमीम करनी है, उसका एक मुरवजा निज़ाम बना हुआ है। एक मुरवजा निज़ाम है कि आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं, उसमें पार्लिमान की हर जमात को शामिल करते हैं, चाहे वो एक रुकनी जमात भी हो, और वो इन तमाम मामलात का जायज़ा लेकर एक पैकेज बनाकर आइन की तरमीम असम्बली में लाती है और पास होती है। 18वीं तरमीम ऐसे हुई। जो रिफॉर्म बिल था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, जो हमारे दौर हुकूमत में हुआ, उसकी 107 मीटिंग्स हुई। पीटीआई उसका हिस्सा थी। ये कोई नाआशना नहीं है इस बात से। जो फाटा का बिल हुआ वो भी ऐसे ही हुआ। तो पहले आप बैठते हैं, आप बहस करते हैं कि क्या तरमीम की ज़रूरत है, वो कैसे होगी, फिर उसका बिल लाया जाता है। क्योंकि आइन खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता। अब हुकूमत एक और कोशिश कर रही है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन की शिकों की नफ़ी की जाए और ये मामला किया जाए। तो ऐसी उजलत क्या है और क्यों है? असल हकीकत ये है, मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में हूँ कि अगर आपने वोट ओपन करना है, फिर सारे वोट ओपन कर दें, फिर पाकिस्तान का एक वाहिद निज़ाम दुनिया में बन जाएगा जहाँ वोट की कोई सीक्रेसी नहीं होगी और वोट ओपन हुआ करेगा। पूरी दुनिया के ममालिक में ऐसा निज़ाम नहीं है। हमारे मुल्क में राइज करना चाहते हैं, इस पर बहस कर लें, इस निज़ाम को ले आएँ। लेकिन ये उजलत में सिर्फ इसलिए कि पीटीआई के अपने मेंबर अपने उम्मीदवारों को वोट देने को तैयार नहीं हैं, ये निज़ाम आज लाने की कोशिश की जा रही है और चोर दरवाजे से लाने की कोशिश की जा रही है। ऑर्डिनेंस को चैलेंज जेयूएफ ने कर दिया। पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कह दिया कि हम अदालत में इस मामले को लेकर जाएंगे। क्या नून लीग भी इसे चैलेंज करेगी? जी बिल्कुल, हम भी कल चैलेंज कर रहे हैं, मैं खुद भी चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये आइन की इतनी नफ़ी है कि मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क फिर इसके बाद किसी भी बात का मुतहम्मल नहीं हो सकेगा। कल कोई हुकूमत भी ऑर्डिनेंस के जरिए आइन की शिकों को तब्दील कर दिया करेगी। ये जो एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, ये इतनी मज़ाक़ खेज़ बात है, ये कानून की बुनियादों की नफ़ी है जो इस ऑर्डिनेंस में की गई है कि आपने एक कानून बनाया कि ऑर्डिनेंस जारी होता है, कानून बन जाता है। आज हमारे मुल्क का एक कानून है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कानून के हक में आ गया तो फिर ये कानून लागू हो जाएगा।
कानून इस तरह नहीं बना करते। माजरत से मुझे कोई दुनिया में ऐसा कानून बता दें जो एक अदालती फैसले पर मुनहसर हो। मगर उसमें हुकूमत ये कह रही है कि क्योंकि 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके बाद बाय लॉ कोई तरमीम की नहीं जा सकती है रूल्स में, इसलिए हम ये ऑर्डिनेंस लेके आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 11 के बाद आता है तो वो उस वक्त लागू हो जाए, ये इंटेंशन है हुकूमत की। तो ये सेनेट का आखिरी इलेक्शन नहीं है। सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। इससे पहले भी 3 साल पहले इलेक्शन हुए थे, उस वक्त याद नहीं आया जब अदम एतमाद हुआ चेयरमैन सेनेट पर, जिसमें हुकूमत ने 11 वोट खरीदे या दबाव से हासिल किए, उस वक्त याद नहीं आया। आज जब आपके अपने मेंबरान वोट देने को तैयार नहीं है आपके उम्मीदवारों को, तो उसमें इस मुल्क का तो कसूर नहीं है। और क्या मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या आप जो वोट की सैंक्टिटी है, जो वोट देने का मुरवजा निज़ाम पूरी दुनिया का है, क्या आप उसकी नफ़ी कर सकते हैं या उसकी नफ़ी करनी चाहिए? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। ये एक ऑर्डिनेंस से हल नहीं होगा। इससे जो खराबियां पैदा होंगी उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भाई साहब, मैं आगे बढ़ते हुए, आप लोगों ने अब लॉन्ग मार्च के साथ धरने का भी ऐलान कर दिया गया है। अब बात सामने आ गई है कि धरना भी होगा। पहले जो आप लोगों का प्लान था उसमें 31 जनवरी तक, और फिर बाद में हुआ कि सर्दियां भी हैं, फिर हुआ कि सेनेट के इंतखाबात भी हैं, जब वकला से मशवरा हुआ। इस दफ़ा भी बाकायदा प्लान कहते हैं, क्योंकि 26 मार्च को अगर आप मार्च करेंगे, उसके बाद धरना देंगे, फिर रमज़ान आ जाएगा, गर्मियाँ, ये पूरा सोच समझ कर फैसला किया गया है कि कितने दिन का धरना देना है। धरने का हमने रिजल्ट माजी में देख लिया है। उस वक्त भी जब आपके इदारों के साथ बतौर हुकूमत ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तब भी धरने के जरिए हुकूमत नहीं गिरा सके थे इमरान खान या ताहिरुल कादरी साहब। अब तो इदारे कह रहे हैं कि जी हमें ना घसीटें, हमारा कोई बैकडोर राब्ता भी नहीं है और हम सियासत में नहीं आना चाहते। आज भी DGISPR ने कहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आप कैसे गिरा लेंगे हुकूमत अगर धरना भी दे लेंगे? देखिए, वो धरना जो इदारों ने ही करवाया था और इदारे ही उससे कोई मकसद हासिल करना चाहते थे। हमारा जो लॉन्ग मार्च है उसके बाद अगर धरने में वो तब्दील होता है, जिसका फैसला भी PDM ने करना है, इस वक्त अपनी राय का इजहार मुख्तलिफ लोगों ने कर दिया है। वो हमारा धरना हुकूमत तोड़ने का सिर्फ नहीं है, किसी को गिराने का नहीं है, इक़्तिदार हासिल करने का नहीं है। ये तो एक तहरीक है और ये एक बुनियादी नुक्ते पर है कि मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम इसको आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे। तो ये उस मकसद के लिए है, ये एक बड़े मकसद के लिए है। धरना जो है या वहाँ पर एक लंबा एहतजाज जो है, वो एक एहतजाज का ज़रिया है कि मुल्क की आवाम को बताया जाए कि उनकी जो तकालीफ हैं, उनकी बात करने वाला कोई है, उनके तकालीफ के लिए हल देने वाला कोई जमात मौजूद है। तो हमारा मकसद तो ये है, यहाँ सिर्फ हसूल इक़्तिदार मकसद नहीं है। वैसे मगर अगर लंबा एहतजाज या धरना जो भी हो, उसमें हमने माजी में देखा है कि काउंटडाउन जब धरना स्टार्ट हो जाता है तो खुद धरना देने वालों का शुरू हो जाता है। ज़ाहिर उसके लॉजिस्टिक्स हैं, लोगों को वहाँ पर रखना, उनका इंतज़ाम करना। और हुकूमत अगर मुज़ाकरात के लिए ना राज़ी हो, जो इस वक्त भी नज़र आ रहा है और आप भी राज़ी नहीं हैं, दोनों के दरमियान शदीद किस्म का इख्तलाफ है, इदारे भी कह रहे हैं हमारा कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में डेडलॉक ही होगा और मामला तसादुम की तरफ जाएगा। नहीं, देखिए, डेडलॉक तसादुम की यह बात नहीं है। बात तो एक असूल की है कि हम ये कहते हैं कि ये जो निज़ाम है, जो आज हुकूमत बनी है, एक चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये नाकाम हो गया है। ये मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सका, इसने पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ़ दी है। हमने हल दे दिया है, हमने हल दिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, आप इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये हमारी सारी बात है। अगर ये किसी को कबूल नहीं है तो अपना मुल्क चला ले, लेकिन हालात ये कह रहे हैं, वक्त ये साबित करेगा कि मुल्क के मसाइल का हल वापस आइन पर जाने में है और कोई हल नहीं है। हम उसके लिए लॉन्ग मार्च करें, धरना दें, जो कुछ भी करें, वो हमारा आइनी और कानूनी हक है, हम करेंगे। ये अवाम की एहतजाज का ज़रिया है, ये अवाम का दबाव है। इसका मकसद कोई इक़्तिदार हासिल करना या नेगोशिएशन नहीं है। ये तो एक बुनियादी तहरीक है जो अपने मकसद में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। साहब, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी माजी में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से राब्ते किए गए हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों भी कहा कि सेनेट के मामले में बड़ों से ये फिर राब्ते कराते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा कि सिलेक्टर्स फ़ोन ना करें। DGISPR ने बड़ा कैटेगोरिकल आज कहा है कि जी अगर किसी के पास है तो फिर सबूत दें, ऐसी बातें ना करें, हमें ना घसीटें इन मामलात में, सबूत दें किसने किससे राब्ता किया है।
देखिए, सबूत तो हम इलेक्शन में धांधली का भी अभी तक नहीं मुहैया कर सके। इन चीज़ों के सबूत नहीं होते। ये तारीख साबित करती है कि मामलात होते रहे हैं। 2014 का धरना किसने करवाया था? फैजाबाद का धरना किसने करवाया था? बलूचिस्तान में सेनेट का इलेक्शन किसने चोरी किया? ये चीज़ें अपनी सबूत छोड़ कर नहीं जाती। इनसे जो असरात होते हैं वो ही सबूत होता है इस मामले का। अगर सेनेट के अदम एतमाद में 64 लोग खड़े हुए, 53 ने वोट दिया, तो 11 अफराद को ख़रीदा गया, यही सबूत काफ़ी है। तो आज जो मुल्क के हालात हैं वो ही सबूत काफ़ी है कि जो धांधली 2018 में हुई वो एक जुर्म था। उसी की वजह से आज हमारा मुल्क तकलीफ में है। भाई साहब, बतौर वजीर आजम तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके पास है। बतौर वजीर आजम आपने सर्कमस्टेंशियली नहीं, वैसे भी एविडेंस देखा होगा, फैजाबाद धरना किसने कराया था और बलूचिस्तान की हुकूमत किसने गिराई थी? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि उस दफ्तर के, उस ऑफिस के कुछ ओथ ऑफ ऑफिस होता है। मैं इन मामलात में नहीं जाना चाहता। ये माजी की तारीख का हिस्सा बन गए हैं। ये ट्रुथ कमीशन की जीनत बन सकते हैं। मेरे यहाँ पर स्पेकुलेट करने से या जो मेरे पास उस वक्त इंफॉर्मेशन है, मैं उसको शेयर करके इस मामले को और ख़राब, ऐसी हज़ारों बातें नवाज शरीफ साहब के पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, दीगर जो लोग वज़ीर आज़म रहे उनके पास भी हैं। लेकिन बात असल में ये है कि क्या हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। जो कुछ हम करते रहे माजी में, क्या उससे मुल्क का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी अमल इस मुल्क में हुआ, उसने मुल्क को नुकसान ही पहुँचाया है। उसको आज ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर DG ISPR कह रहे हैं, मैं उनकी बात पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनकी बात का सबूत भी उनके अमल में होगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सलीम साफ़ी साहब ने कल इंटरव्यू किया मौलाना फजलुर रहमान को, बड़ी बातें मौलाना साहब की तरफ से की गई। क्या मामला है, बात करेंगे सलीम साफ़ी साहब से एक ब्रेक के बाद। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद। साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। जब धरना होगा तो धरना तो ताहिरुल कादरी साहब ने 2 दफ़ा, फिर एक दफ़ा इमरान खान साहब के साथ भी दिया, तवील धरना दिया। मौलाना पहले भी बड़े पॉजिटिव थे, मगर आपके इंटरव्यू में उन्होंने माना कि जो पहली हिकमत अमली थी, इस्तीफ़ों का मामला था, उसमें जो हिकमत अमली की गलतियां हैं उसका एतराफ़ करते नजर आए। अब भी क्या उन्हें दोबारा लग रहा है कि धरना देंगे और हुकूमत गिर जाएगी, या उन्हें एहसास है कि ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं, इदारे कहीं और खड़े हैं? देखिए शाहजेब, मैं तो पहले आपके प्रोग्राम में भी बार बार अर्ज कर चुका हूँ कि ये इससे पहले भी जो कुछ हुआ, तो मेरा अपना तज्जिया ये है कि पीपल्स पार्टी भी पिछले कमिटमेंट से बैकआउट कर चुकी और नून लीग भी बैकआउट कर चुकी। और उस रोज़ भी मेरी इत्ला ये थी कि जो ये इजलास हो रहा था उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को इब्तिदा में खिताब का मौका दिया गया, और उनका खिताब जो है वो जरदारी साहब से कुछ कम नरम नहीं था। लेकिन मौलाना साहब खुद उन चीज़ों पे हमसे नाराज़गी का भी इजहार करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस तरह की बातें करके हम उनके बकौल कि हुकूमत या किसी और का गेम कामयाब करना चाहते हैं और PDM में फूट डालना चाहते हैं। तो मौलाना अपनी हद तक वो कहते हैं कि वो नून लीग के रवैये से भी मुतमईन है और पीपल्स पार्टी के रवैये से भी मुतमईन है, और ना वो माजी के लिए उनको किसी बेवफाई के लिए ब्लेम करते हैं जो रिसेंट पास्ट में हुआ, और मुस्तकबिल के बारे में भी वो उनसे मुतमईन है। अब ये वक्त बताएगा कि मौलाना की ये खुशफहमी दुरुस्त साबित होती है या हम जैसे तारीख बीनों की ये जो शक है वो हकीकत में बदल जाता है। तो साफ़ी साहब, आप जो पॉलिटिकल रीडिंग इस वक्त कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस्लामाबाद में होते हुए, पिंडी के भी करीब, पूरी सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जिस तरीके से 31 दिसंबर गुजर गई, फिर 31 जनवरी भी गुजर गई, उसी तरीके से इनका लॉन्ग मार्च भी गुजर जाना है, हुकूमत ने अपनी जगह पर रहना है या हुकूमत को खतरा है? मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह पहले से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने 31 जनवरी की डेडलाइन पे भी इत्तेफाक किया और इस्तीफों पे भी इत्तेफाक किया, और अगर आपको याद हो तो मरियम बीबी ने तो ये भी कह दिया था कि कल मेरे MNAs जाके उनके मुंह पे मारेंगे। लेकिन इस प्रेशर को शायद इस्तेमाल करके वो अपने लिए कुछ रिलीफ भी लेना चाहते हैं, और जब अपनी अपनी हद तक रिलीफ, तो अब उन्होंने फिर अपना मौका बदल दिया। और इसी तरह मुझे लगता है कि ये आगे के जो 2 महीने हैं उसमें भी इस बात पे इन्हिसार होगा कि इन दोनों पार्टियों के साथ सलूक क्या होता है। अगर उनके साथ बुरा सलूक होता है
तो वो फिर मौलाना की तरह वो भी सख्त बयानियां अपना लेंगे, और अगर नहीं उनको कुछ रिलीफ मिलता है तो उस सूरत में फिर वो कोई उज़र ढूंढ लेंगे, जिस तरह के अभी उन्होंने इस्तीफों के लिए ढूंढ लिया और जिस तरह सेनेट इलेक्शन के लिए ढूंढ लिया। लेकिन ये मेरा तज्जिया है, मेरा अंदाज़ा है। और जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है तो मौलाना साहब उनके सेनेट इलेक्शन में जाने के मामले को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, खलवत में भी और जलवत में भी। वो कहते हैं कि जी वो शुरू में वो क्लास से मशवरा नहीं हुआ था और पीपल्स पार्टी की राय दुरुस्त है, और अभी ये मार्च के हवाले से भी वो कॉन्फिडेंट है दोनों के रवैये के बारे में, और वो कहते हैं कि वो बैकआउट नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब का तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में आज एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के चैम्बर पर वुकला हमला आवर हुए और घंटों तक उन्हें महसूर रखा गया। न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई गई बल्कि खुलेआम ताकत का मुजाहरा करके एक मुअज़्ज़िज़ जज से बदतमीजी की गई, और इस पूरे वाक़े के बाद शर्मिंदगी के बजाय, मुआफ़ी मांगने के बजाय अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश भी की जा रही है। गुज़िश्ता रात कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में वुकला के गैर कानूनी चैम्बर्स को गिराया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 7 दिसंबर 2020 को हाउसिंग सोसाइटी के केस के हवाले से फैसला जारी किया था कि इस्लामाबाद के इहाते में अगर कहीं पर भी गैर कानूनी कब्जा होता है तो उसके जिम्मेदार वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG होंगे। और आज सुबह गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले वुकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारे लगाते हुए चीफ जस्टिस के ब्लॉक में दाखिल हो गए और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और उनके चैम्बर के बाहर नारेबाजी की। अहम बात यह है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस ब्लॉक में वुकला दाखिल हुए तो उस वक्त स्पेशल सिक्योरिटी पुलिस नहीं थी और पुलिस के दस्ते काफ़ी देर बाद अदालत पहुंचे, जबकि इस दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला अपने चैम्बर में महसूर हो गए। सिर्फ यही नहीं, मुश्ताइल वुकला ने सहाफ़ियों से भी बदतमीजी की और वीडियो बनाने पर लड़ पड़े और जिला कचहरी में तमाम अदालतें बंद करा दी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुकदमात की कार्रवाई रोक दी गई। वुकला के एहतजाज के सबब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम साइलिन का दाखिला भी बंद कर दिया गया। वुकला आज बड़ी तादाद में चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुसे। क्या मनाजिर थे, देखिए। यहाँ से लॉक करें। डेड बॉडी के ऊपर बिल्डोजर करेंगे। एक रेसिप्रोकल होती है, अगर कोई हमें रिस्पेक्ट देगा तो हम उसको देंगे। 2.5 साल हो गए ना मेरे, ठीक है। आपका जब भी प्रॉब्लम कभी भी आपकी बात लेके आई, कभी रिजॉल्व ना हुई हो, आपके कहने के बगैर मैंने 2.5 साल आप लोगों के वेलफेयर के लिए और आपके लिए काम किया, ठीक। अगर ये काम करने की बजाय अगर आप एक सेकंड स्टार्ट सुन, दिस इज व्हाट यू अस्यूम। प्लीज डू नॉट शाउट। आई एम नॉट शाउटिंग। चीफ जस्टिस के चैम्बर में क्या किया गया, इस हवाले से जी न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैसी उज़ैनी ने वुकला के एहतजाज के बाद चीफ जस्टिस के चैम्बर का जायजा लिया। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के चैम्बर में, और आज बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख का स्या दिन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके चैम्बर पर आज वुकला ने धावा बोला और वो पहले चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल हुए, उसके बाद चीफ जस्टिस के चैम्बर में आ गए। काफी देर तक चीफ जस्टिस इस अपने चैम्बर में महसूर रहे। ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की कुर्सी है जहां वो बैठते हैं। वुकला यहाँ पर आए, चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी की, नारेबाजी की, और अगर आपको ये मैं सूरत हाल दिखाऊं, कमरे की जो हालत की गई है वो बिल्कुल आपको ये जो हमारे कैमरामैन है ये दिखाएंगे कि कुर्सियों के ऊपर चढ़ गए, सोफों के ऊपर चढ़ गए, और उसके बाद यही काफी नहीं था, यहाँ पर उन्होंने बस नहीं की बल्कि जो LED लगी हुई थी यहाँ पर उसको भी कोई जोरदार चीज मारकर तोड़ दिया। ये सूरत हाल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के चैम्बर तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि चीफ जस्टिस ब्लॉक में जितने दीगर ऑफिसेज हैं इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस का जो स्टाफ है यहाँ बैठता है, सेक्रेटरी बैठते हैं,
उनके रूम की भी ये हालत कर दी गई है। इसी तरह जो बाकी ऑफिसेज हैं इस ब्लॉक में, उसकी भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। गमले तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए, और जिस तरह से यहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई, काफी देर तक जो चीफ जस्टिस हैं उनको महसूर रखा गया वुकला की तरफ से, और वो नारेबाजी करते रहे, अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। ये तमाम तर आज सूरत हाल काफी देर तक चलती रही और इंतजामिया इसको कंट्रोल करने में नाकाम नजर आई हमें। अब देखना यह है कि जो मुतालबात किए जा रहे हैं वुकला की जानिब से, वो जो है किस नतीजे उनका क्या होता है। इस पूरे वाक़े के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के हुक्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतें ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से मिलने भी गए और उन्हें इस पूरे मामले से आगाह भी किया। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक और एलामिया जारी हुआ, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला और तोड़ फोड़ करने वाले वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एफआईआर में नामजद वुकला की तलाश के लिए पुलिस छापे मार रही है। एलामिया के मुताबिक 4 खवातीन समेत 21 वुकला को एफआईआर में नामजद किया गया है, जबकि वुकला के खिलाफ अलग से तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। हमले में मुलव्विस वुकला के लाइसेंस मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल को रेफरेंस इरसाल किया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद की वुकला तंजीमों ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि मामले को मुनासिब अंदाज में हल करें। मामला मुनासिब अंदाज में हल ना हुआ तो वुकला की आवाज़ पूरे मुल्क में फैल जाएगी। जिनकी ईमा पर ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन के दौरान वुकला की कीमती अशिया भी चोरी की गई और मुकदमात की फाइल जला दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने एलामिया में कहा था कि चैम्बर्स गिराने की मजम्मत करते हैं। इस वाक़े की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट बार वुकला के साथ खड़ी है। चैम्बर्स गिराने का मुआवजा और चैम्बर्स की तामीर बिला ताखीर की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश आने वाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। ये वाकया कैसे हुआ, हमारे साथ उवैस यूसुफज़ई मौजूद हैं। उवैस, बड़ा काबिल मजम्मत वाकया है, उस तरीके से वुकला तंजीमों की तरफ से इसकी मजम्मत भी नहीं की जा रही। ये बताइए कि जब सीडीए की तरफ से कार्रवाई की गई तो वुकला गर्दी की इतनी सारी मिसालें मौजूद हैं, क्या मुनासिब सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था चीफ जस्टिस के साथ जो हुआ? ऑपरेशन किया गया था सीडीए की जानिब से, वुकला के चैम्बर्स गिराए गए थे रात को, तो उसके बाद मुमकिना रद्द अमल से बचने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी को सख्त किया जा सकता था, मगर इस तरह के कोई इंतजामात नहीं लिए गए। और जब वुकला ने चीफ जस्टिस ब्लॉक पर धावा बोला, तोड़ फोड़ की, चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुस गए और ये तमाम तर सूरत हाल जब बेकाबू हो गई तो उसके बाद हमें इंतज़ामिया हरकत में आती नज़र आई। वहाँ पर सीटीडी एहलकारों को भी बुलाया गया, रेंजर्स एहलकार भी पहुँचे और उसके बाद मामले को जो है डिफ्यूज़ करने की कोशिश की गई, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जो वुकला हैं वो बहुत मुश्तिल थे, वो नारेबाजी कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो चैम्बर्स गिराए गए हैं उनके सामान को बहुत नुकसान पहुँचा है। जो उनकी फ़ाइलें थीं, जो रिकॉर्ड था, जो क्लाइंट से उन्होंने फ़ीस ली हुई थी और उन्होंने पेश होना था मुख्तलिफ अदालतों में, वो तमाम रिकॉर्ड ज़ाया हो गया है और ये बुनियादी वजह थी उनके मुश्तिल होने की। उनका ये कहना था कि अगर हमें मौका दिया जाता, कम से कम वो रिकॉर्ड समेट लिया जाता तो ये सूरत हाल इस तरह ना होती। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था जिसमें यह कहा गया था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस हैं और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है वो एक्शन ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये फ़ैसला था और उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत जारी की थी कि इस्लामाबाद का जो इलाका है 1400 स्क्वायर माइल का, उसमें रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाया जाए। रियासत की ज़मीन पर कब्ज़े की जो कोशिश की जाती है मुख्तलिफ अनासिर की जानिब से, उसको ख़त्म किया जाए और कोई एक भी कब्ज़े का केस बाकी ना हो। अगर रियासत की ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है तो उसको वागुज़ार कराया जाए। ये वो ऑर्डर था जिसको बुनियाद बनाकर ये तमाम ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि जो चैम्बर्स तामीर किए गए वो इल्लीगल थे और इंतज़ामिया का यही कहना है कि इल्लीगल चैम्बर्स की तामीर के लिए अगरचे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था, लेकिन जो जनरल एक ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूद है, इन फील्ड है, जिसे अभी तक चैलेंज नहीं किया गया, जो सस्पेंड नहीं हुआ, तो उसकी रोशनी में ही ये तमाम ऑपरेशन किया गया है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, ला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।